डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल गई। राजस्थान चुनाव से 4 दिन पहले राम रहीम बाहर आ गया। इस बार 21 दिन की फरलो मिली है उसको। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और उसने जेल प्रशासन से फरलो के लिए अर्जी लगाई थी। इससे पहले भी अलग अलग बहानों से अलग अलग नाम पर कई बार राम रहीम को जेल से बाहर भेजा गया है। इस वक्त वो 8वीं बार जेल से बाहर आ चुका है, जिसको उम्र कैद की सजा हुई है। आरोप क्या है? बलात्कार, हत्या। दोष सिद्धि है। इस दौरान राम रहीम यूपी के बागपत में अपने बरनावा आश्रम में रहेगा। राम रहीम को पिछले 30 महीनों में 8वीं बार पैरोल मिल गई है। राम रहीम राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के गुरसर मोडिया का रहने वाला है। वहां उसका गांव में बड़ा आश्रम भी बना हुआ है और माना यह जा रहा है कि चुनावों में वो प्रभावित कर सकता है वोटरों को, इसलिए उसको फरलो मिली है। राजस्थान के हरियाणा बॉर्डर से लगते श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और दूसरे कई जिलों में राम रहीम के अनुयायियों की अच्छी खासी संख्या भी है और इन इलाकों में राम रहीम के डेरे सच्चा सौदा से बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। पहले आपको बता दूं कब ऐसा हुआ। पंजाब के विधानसभा चुनाव, हरियाणा में आदमपुर, एलानाबाद के विधानसभा उपचुनाव थे, नगरीय निकाय चुनाव हुए, उस सबसे पहले राम रहीम को ऐसे ही पैरोल मिली और इसमें हरियाणा की मनोहर खट्टर सरकार के आरोप उनके ऊपर लगते रहे कि ये सरकार का आशीर्वाद जो है वो मिलता रहता है राम रहीम को, तभी ये खासकर चुनावों के वक्त बार बार बाहर आता है। लेकिन अब तो लोग भी पहचान रहे हैं इस बात को ना कि इतनी राहत तो किसी और आम आदमी को मिलती है, किसी और कैदी को मिलती है। आपने देखी है क्या देवेंद्र? इसमें तो सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा दिखाई देता है। इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ, और क्योंकि ये राज्य सरकार का अधिकार होता है, राज्य सरकार चाहती है तो ये फरलो देती है। तो जैसा कि पहले आपने बताया कि 7 बार तो ऑलरेडी दिया जा चुका है, 8वीं बार ये दिया गया है। पीछे इस साल ही जुलाई में पिछला उसका रहा था। तो इतनी बार अगर आप ये दे रहे हैं तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि सरकार किस प्रकार से उस कैदी के सामने एक तरह से अपीजमेंट के तहत इन सारी चीज़ों को कर रही है। और समझा जा सकता है, कहा यह जाता है कि परिवार और समाज के लोगों से मिलने के लिए आपको फरलो दिया जाता है। फरलो मतलब एक कैदी को जो छुट्टी दी जाती है, वो छुट्टी आपको दी जा रही है और ऐसे समय में दी जा रही है तो जाहिर तौर पर उसके अपने जो समर्थक है, जो अनुयायी हैं, उनके लिए वो एक मैसेज का काम करेगा और उसी मकसद से, उसी फायदे के तहत इस चीज़ को किया जा रहा है। इसमें बड़ा मसला सौरभ ये भी रहता है कि जैसे आप ये तो देखें कि सरकार के लिए या पॉलिटिकल पार्टी के लिए शर्मनाक है कि रेप के दोषी व्यक्ति का आप समर्थन लेने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपके पीछे इतना सब कुछ होने के बावजूद, भारत की न्याय व्यवस्था से सज़ा मिलने के बावजूद अगर इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो वहाँ पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं एक तरह से लाचार होती है कि पॉलिटिक्स कह रहे क्या। क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि बेहद लालची चीज़ है। अगर उसको ये समझ में आएगा कि इस व्यक्ति के पीछे अभी भी ऐसी फैन फॉलोइंग है तो क्यों इसका फायदा उठा लें। वैसे ही एक निर्लज कोशिश ये दिख रही है। वो तो चलिए सामाजिक पहलू हुआ, जो सरकारों को करना है वो कैसे इतनी बेशर्मी से ये काम कर लेती हैं, ये अपने आप पे सोचने लायक बात है। और आप पूछिए कि भाई क्यों हो रहा है ऐसे बार बार, तो आपको बड़ा एक ऐसा सरकारी सा जवाब दिया जाता है कि भाई ये तो वो अर्जी लगाता है, डीएम पास कर देता है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सौरभ जी, ये शर्मनाक है, घटिया राजनीति है और ये राजनीति लोकतंत्र में जनता का भरोसा कम करती है। किसी भी पार्टी को अगर लगता है, अभी के संदर्भ में कहें तो भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि इससे वोट हासिल कर लेगी, तो शायद उस मूल चीज को ध्वस्त कर रही है जो जनता ने बदलाव के तहत इतने प्रचंड मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिए। किसी दुष्कर्मी, किसी अपराधी, उसका समर्थन लेकर आपको लगता है कि लोकतंत्र में इतना बड़ा मैंडेट हासिल किया जा सकता है, तो यह आपकी सोच पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और यहां मुझे एक बात और लगती है, अक्सर हम देखते हैं कि छोटी बड़ी चीजों में कोई उच्च न्यायालय, कोई सर्वोच्च न्यायालय, इस पे जरूर न्यायालय को ध्यान देना चाहिए और सरकार को लोकतंत्र में अगर वो अपनी सीमा पार कर रही तो उसकी वो हैसियत बतानी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। जनता को क्या लगता होगा, आप जरा सोचिए, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, जो अपराध किया है, जिन अपराधों में वो जेल में बंद है, उन लोगों के मन पे क्या बीत रही हुई। कितने तरह की कहानियां आती हैं उनके आश्रम से जुड़ी हुई, और तब जब सरकार की तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से पैरोल मिल जाता है, फरलो मिल जाती है, तब उनको क्या कष्ट होता होगा। और मैं तो ये कहूंगा सर्वोच्च न्यायालय को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान वो कई चीजों का लेते हैं, और इस तरह की फरलो रद्द की जानी चाहिए। चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए था। अब यहां मुश्किल ये है कि हरियाणा का मसला है तो इसमें चुनाव आयोग आएगा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय सीधे सीधे इसमें दखल देना चाहिए, ये रद्द किया जाना चाहिए। और हर एक राज्य में सौरभ ऐसी व्यवस्था होती भी नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्या मतलब है कि अगर एक्सेप्शनल केस में, किसी पार्टिकुलर केस में आप किसी को दे, समझ में आ रहा है,
राम रहीम को आप 8-8 बार इस प्रकार और की इतने चीजें दिनों दे के रहे हैं, लिए। इतने लंबे लंबे दिनों के लिए दे रहे हैं, क्या तो परिवार और समाज के लोगों से वो मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो प्रचार करेंगे, और प्रचार करेंगे इस तरह का दोषी व्यक्ति। बार बार हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर आरोपी वो नहीं है और उस तरह के व्यक्ति को इस तरह की छूट दिया जाना निश्चित तौर पे सिस्टम के निर्लजपन की कहानी बता रहा है। नहीं, ऐसे मुझे एक वाकया याद आ रहा है, आप लोग करेक्ट कर सकते हैं उसमें कोई खामी हो तो। जेसिका लाल हत्याकांड के जो आरोपी, जो दोषी था मरवा शर्मा, मनु शर्मा, हाँ मनु शर्मा, वो व्यक्ति, उसको वैसे ही बेल मिले, फरलो पर वो बाहर आया था, वो अपनी माताजी के इलाज के स्वास्थ्य के लिए ध्यान देने के लिए इसलिए उसको फरलो मिला था। फिर वो पाया गया एक डिस्कोथेक के अंदर और तुरंत वहीं पर एक्शन हुआ था, उसको वापस जेल भेज दिया गया था। यहां तो सरकार ये काम करा रही है, आप 40-40 दिन का फरलो दे रहे हैं, और क्यों वो व्यक्ति करेगा, वो समाज के लोगों से क्यों मिलेगा, क्यों मिलना चाहिए उसको, वो एक कैदी है। अगर कोई पॉइंटेड काम के लिए उसको फरलो दी जा रही तो फिर वो बताया जाए कि इसलिए दिया जा रहा है। राहुल जी, देखिए, मैं बिल्कुल जो है इस बात को मानता हूं कि इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें खास तौर से सर्वोच्च न्यायालय को अपना जो है वो दायित्व निभाना चाहिए और उनको ये बात कहनी चाहिए कि उनको एक तय कर देना चाहिए कि किस तरह के जो अपराध हैं उसमें इस तरह के पैरोल नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेगा भी तो जो है किस कारण से और किस एक्सेप्शनल केसेस में ये किया जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बार बहुत सारे केसेस में चीज़ों को तय किया है। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि इस तरह के जघन्य अपराधों में जो बंद लोग हैं, जो कि सज़ा याफ्ता लोग हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों को तय करना चाहिए। एक जो आपने हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे थे कि इनके फॉलोअर्स के ऊपर क्या बीतती होगी, मुझे ऐसा हल्की लगता है कि आसाराम बापू के केस में मैंने थोड़ा बहुत ऐसे लोगों से बात नहीं कह रहा हूं जी, जो पीड़ित ठीक उनके ऊपर क्या बीतती होगी कि हम इतने बड़े आदमी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वरना दूसरा चैलेंज तो ये होना चाहिए हमारे सामने कि कैसे वो लोग जो आज भी इनकी अंधभक्ति करते हैं, ऐसे लोगों, ठीक बात है, उनको उससे बाहर निकाला जाए ना किसी तरीके से। लेकिन जब आप बार बार इस व्यक्ति को मौका देते हैं कि फिर उनको लगेगा कि ये चमत्कारी आदमी है, इसका तो सरकार पे दबाव है, ये इतना बड़ा व्यक्ति है कि ये सरकार इसके सामने झुक रही, तो वो उनकी अंधभक्ति तो वहीं बरकरार रहती है। और सिर्फ पैरोल का नहीं, आप देखिए 2.5 साल के अंदर 8 बार वो राम रहीम बाहर आ रहे हैं। जेल के अंदर किस सुख सुविधा से रहते होंगे, इस बात की भी जांच होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मुझे लग रहा है कि जेल में उनको सारी सुख सुविधाएं होंगी, उन्हें लगता ही नहीं होगा कि वो जेल के अंदर रह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन सब चीजों की भी सरकार को ध्यान, मतलब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर देखना चाहिए कि अगर उन्हें आजीवन कारावास मिला है तो वाकई वो कैदी के रूप में वहां पर जीवन बिताए, ना कि ऐशो आराम के रूप में। और जिस हिसाब से वो लगातार बाहर आ रहे हैं और सरकार जिस हिसाब से उनके सामने नतमस्तक है, मुझे लग रहा है जेल में भी वो बड़े आराम की जिंदगी जीते होंगे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ऐसा क्या फायदा दिला देगा वो किसी को, बीजेपी को इस चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में क्या दिला देगा राम रहीम? पार्टी को लगता है कि भाई एक फॉलोअर्स लोग हैं, ऐसा कुछ है कि आपका चुनाव उस पर निर्भर करता है, फॉलोअर्स आपका हार जीत उस पर निर्भर करता होगा। बहुत बड़ा उदाहरण आसाराम बापू के देश में और देश से पहले सबसे अधिक गुजरात में। उदाहरण के तौर पर ध्यान रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को विशेष करके, क्योंकि जब कोई भी अपने आप को हिंदू, संत, साधु, बाबा कुछ भी कहता है और उसके आचरण में अगर कोई अपवित्रता आ रही है, कोई अमर्यादित आचरण है, उस पर ज्यादा असर पड़ता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, सारा मसला साख का है। नरेंद्र मोदी की साख थी, इसलिए वहां पहुंचे। संघ का बरसों का काम था, भारतीय जनता पार्टी ने जो जो कहा वो किया। लेकिन अगर ऐसे उदाहरण आते हैं तो आपके समर्थकों का भी मन खट्टा होता है, वो भी दुखी होते होंगे। यकीन मानिए, इससे वोट तो नहीं बढ़ता है।